नेपाल वर्सेस नीदरलैंड इस ट्रांजिशन सीरीज के मैच 5 की अगर बात की जाए तो शुरुआत सबसे पहले इस एनालिसिस की करते हैं पॉइंट्स टेबल से। जी हाँ, दो लगातार शुरू के मैचेस में हारने के बाद दो बैक टू बैक जीत के साथ नेपाल ने जो है वापसी यहाँ पर धमाकेदार तरीके से की है। डेफिनेटली उनके लिए जो फाइनल के रास्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से अब खुलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पॉइंट्स टेबल की तरफ अगर नजर डालें तो यहाँ पर फिलहाल नीदरलैंड्स नंबर 1 पे है, जिन्होंने 3 मैचों में 2 मैचेस में जीत मिली है। और नेट रन रेट की अगर हम बात करें यहाँ पर एन तो 0.310 उनका नेट रन रेट कहीं ना कहीं हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें नेपाल अब दूसरे नंबर पर आ चुकी है। जी हाँ, उनके चारों मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन 0.290 का जो नेट रन रेट है वो यहाँ पर नेपाल का हो जाता है। वही अगर देखें नामीबिया का तो उनका एक मैच ही बचा हुआ है जो उन्हें खेलना है कल, लेकिन उनका है -0.700। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा कंसर्न है। यानी नेपाल ने जो आज एक आप कह सकते हैं एक धमाकेदार जीत दर्ज की है। कल उन्होंने जीत दर्ज की थी, 2 पॉइंट्स और आए। आज पॉइंट्स के साथ साथ उनका नेट रन रेट भी बेहतर हुआ है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो नामीबिया को कल अब सिर्फ जीत ही नहीं चाहिए होगा कि सिर्फ जीत जाए हो जाएगा, जी नहीं, उन्हें अपना नेट रन रेट भी बेहतर करना पड़ेगा अगर उन्हें इस फाइनल में अपने अपने जगह बनानी है। तो कहीं ना कहीं तो कल उनको नीदरलैंड के खिलाफ सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा, एक अच्छी बड़ी जीत चाहिए होगी। किस तरह की जीत चाहिए होगी उसके बारे में अपडेट आपको कम्युनिटी के थ्रू जरूर हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये पॉइंट्स टेबल का हाल है जहां पर नेपाल बहुत ही चांसेस उनके ब्राइट हो गए हैं अब फाइनल खेलने के इन दो बैक टू बैक जीत के बाद। अब आज के गेम की यहाँ बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि आपके जहन में एक चीज़ आएगी कि आज बहुत ही ज़बरदस्त कोलैप्स यहाँ पर नीदरलैंड्स का हमें देखने को मिला है। शुरू का जो पूरा फेस रहा उनका, जो शुरू के टॉप ऑर्डर जिनका रहा, कोलैप्स देखने को मिला है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उतनी सच्चाई नहीं है जितनी सच्चाई आपको बाहर से देखने में लगे। सिर्फ कोलैप्स इस आज की परफॉर्मेंस को नीदरलैंड कह देना एंड कहीं ना कहीं गलत होगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ा सा कहना होगा कि आज डे भी थोड़ा बैड रहा है जरूर, लेकिन क्रेडिट नहीं छीन सकते हम जिनका परफॉर्मेंस है, जिन्होंने मेहनत की है। नेपाल के बॉलर्स की बात जरूर करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, वो आपको एनालिसिस में समझ में आएगा कि क्यों हम कह रहे हैं कि कंप्लीटली कोलैप्स कैटेगरी में मत डालिए इसे, थोड़ा बहुत कोलैप्स में डालिए, लेकिन परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई है उस पर भी नजर जरूर डालिएगा। एनालिसिस से शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह है फेस बाय फेस। जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें तो नीदरलैंड से 43 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, वहीं नेपाल ने 38 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं बीच में 7 से 15 ओवर की बात करें तो नीदरलैंड्स ने स्कोर किए 46 रन और 5 विकेट यहां पर इस फेस में नीदरलैंड्स के गिर गए। वहीं नेपाल की बात करें 81 रन नेपाल ने इस 7 से 15 के फेस में बनाए और सिर्फ 2 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ। ये फेस भी नेपाल के नाम रहा, और जो पहला फेस था 1 से 6 ओवर का, वो फेस आप कहेंगे नीदरलैंड्स के नाम रहा था। उसके बाद 16 से 20 की बात करें तो यहाँ पर नीदरलैंड्स ने 31 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, और नेपाल इस फेस में यहाँ तक तो खैर पहुंचने ही वाला था, पहुंच ही गया था, लेकिन मैच भी जीत गया, सिर्फ 2 रन बनाए, कोई विकेट गिरा नहीं। और तीसरा फेस भी नेपाल के नाम रहा, 2 फेस नेपाल ले गया और 1 नीदरलैंड। बिल्कुल, यहाँ पर इस फेस से एक चीज क्लियर पता चल रही है कि जो पहला फेस था, पहले फेस में जो काम करण केसी ने नेपाल के लिए किया था एज अ बॉलिंग यूनिट, क्या था वो एग्जैक्टली काम विवियन किंगमा ने भी अपनी टीम के लिए कर दे दिया था। यानी करण केसी वाला काम विवियन किंगमा ने कर दे दिया था, लेकिन मिड फेस में जो प्रतीश जीसी ने नेपाल के लिए किया वो एग्जैक्टली जो परफॉर्मेंस है वो नीदरलैंड्स के बॉलर की तरफ से मिड फेस में नहीं निकल कर आया, जिस वजह से नेपाल इस गेम को आसानी से ले जाने में कामयाब रहा। एट द एंड जीता वो बात अलग है, थोड़ी बहुत फाइट वाइट होकर जाता, लेकिन वो फाइट में भी देखने को नहीं मिला। वो सबसे बड़ा रीजन रहा है कि विवियन किंगमा के अलावा जो काम दूसरे बॉलर करना चाहिए था, जो काम नेपाल के लिए प्रतीश ने किया, वो यहाँ पर हमें किसी की तरफ से करते हुए नजर नहीं आए। अब चलते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ। आज आपके सामने हम यहाँ पर सब माफ कीजिएगा, सबसे पहले बैटिंग डिपार्टमेंट की बात कर लें। नीदरलैंड्स की बैटिंग की या परफॉर्मेंस की बात करें, एंड बैटिंग कार्ड ऑलरेडी स्क्रीन पर आ रहा है। आउट्स आपने हर तरह के देखे हैं, किस तरीके का अप्रोच आज आपको नीदरलैंड के बैट्समैन का लगा? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, थोड़े से जल्दबाजी नजर आए नीदरलैंड्स के बैट्समैन एक शॉट मारने जा रहे हैं, एक चौका लग रहा है, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पर फ्रस्ट्रेट टाइप के नजर आए हैं। आज जो अप्रोच लग रहा है, बाउंड्रीज लगानी है, शॉट बड़े बड़े मारने हैं, ये अप्रोच हमें ज्यादा देखने को मिला। इसको चाहे आप स्कॉट एडवर्ड्स को भी देखें वो भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। 6-7 बॉलों में कोशिश जरूर की, लगा नहीं, फिर ट्राई करने के लिए गए, एक शॉट लग भी गया, लेकिन उसके बाद फिर वो आउट भी हुए जिस बॉल में वो आउट हुए हैं। ऐसे ही और प्लेयर्स भी हैं जो सेम इसी तरीके से, इसी अप्रोच के साथ खेल रहे थे। शुरुआत की अगर हम बात करें, चाहे टॉप ऑर्डर हो या मिडिल ऑर्डर के 1-2 बल्लेबाज हो, एंजल ब्रैच, मैक्स आउट, उसके बाद लेविट भी जो आउट हुए, अच्छा प्लेयर वहां पर लगाया हुआ था मिड ऑफ में, एकदम सर्कल से वो प्लेयर वो बॉल मूव भी की थी। जी हाँ, जरूर। शुरू को जो करण केसी की दोनों बॉलें जिसमें विकेट मिला, वो दोनों ही बॉलर ने मूव किया था। एंजल ब्रैच का भी बॉल, पता नहीं एंजल ब्रैच किस दिमाग में थे, वो अच्छी इनिंग खेलकर आए हैं, सेम पिच पर, सेम जगह पर, लेकिन इतना ज्यादा बाहर की बॉल पर जा रहे हैं तो कुछ
सेट करें कि मुझे मारना भी है या लीव करना है, ये थोड़ा सा उनके दिमाग में रहा, पता नहीं क्या पोक किया और आउट होकर चले। बिल्कुल, तो बैटिंग का हाल कुछ खास नहीं रहा। जी हाँ, अगर वहां पर लोअर ऑर्डर की बात की जाए तो लोअर ऑर्डर से गुप्टन और मर्वे की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन निकल कर आया, एक 24 रन का और एक 23 रन का, इसी की वजह से कहीं ना कहीं नीदरलैंड जो है 100 का क्रॉस करने में भी कामयाब रहा। वरना आप कह सकते हैं कि एक और ह्यूमिलिटी कहीं ना कहीं बहुत स्कोर ज्यादा। उनके टैली में ये कहीं ना कहीं एड ऑन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बैटिंग पूरी आज इस तरह से रही है। यहाँ पर अब जिस तरह से जैसे हमने बात की कि बैट्समैन जो है वो आउट जो हुए बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेट खुद ब खुद ही हो गए, उन्हें फ्रस्ट्रेट कराया गया। बिल्कुल। और अब हम बात करते हैं उस फेज की जिस फेज की हम शुरू में आपसे कह रहे थे कि पूरी तरह से कोलैप्स कह देना भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉलर्स ने भी बेहतरीन काम किया आज की डेट में। अगर देखें, जैसे हमने आपको पहले कहा, बॉलिंग कार्ड आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। करण केसी के जो शुरू के 2 विकेट गिरे थे, वो बेहतरीन बॉल ने मूव किया था और जो उसकी वजह से कहना कि बैट्समैन को दिक्कत हुई और वो कहना अब कैच समा बैठे। एक जो दीपेंद्र सिकारी के हाथों में कैच गया था और एक मेरे ख्याल से आसिफ शेख ने पकड़ी थी जो विकेट कीपर के हाथों, जो साइबर एंजलबर्ट आउट हुए थे। लेकिन उसके बाद की बॉलिंग की जो प्रतीश में रखी है वो भी जबरदस्त लाइन थी। एंड क्या कहेंगे आज पिच में आपके द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे आप बॉल पिच की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखें हम बॉल को तो गुड और शॉर्ट लेंथ पर काफी बॉलें डाली गई हैं, और खासकर जो बॉलर्स हैं, चाहे आप कहें सोमपाल ने भी जो माफ कीजिएगा करण ने भी जो डाली थी, एक बॉल उनकी फुल और गुड लेंथ के बीच थी, और ये जो दूसरा विकेट गिरा जो जिसमें एंजल ब्रैच आउट हुए, वो बॉल गुड लेंथ पर थी। और प्रतीश जीसी ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गुड और शॉर्ट लेंथ के बीच का, यानी कि आप देखेंगे 4 से 5 मीटर का जो एरिया है उसका उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। स्पिनर के लिए वो 3-4 मीटर हो जाता है वो एरिया, और स्पिनर्स भी आए तो उन्होंने भी थोड़ा सा खींच कर बॉल रखी। ज्यादा आगे देते तो फिर छक्का या चौका पड़ता, जो हमने अमूमन देखा है नेपाल के बॉलर्स कुछ प्रोवाइड कराते हैं कि ज्यादा ही आगे दे दे रहे हैं, उससे थोड़ा सा यहाँ बचने की कोशिश जरूर की है। अविनाश बोहरा को थोड़ा सा यहाँ पर जरूर कहना होगा कि उस लेंथ से वो थोड़ा चकमा जरूर खा गए कि वो अभी भी थोड़ा सा अपने उस टच में, उस रिदम में है नहीं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यहाँ पर कुछ छेड़खानी करी जाए या किसी और को बाहर बिठाकर। ये एक दाद देनी होगी, तारीफ करनी होगी कोच और कप्तान की, कि कोशिश कर रहे हैं कि इन बॉलिंग यूनिट को ज्यादा छेड़े ना, और ऐसे ही टीम के साथ करें। वर्ल्ड कप के बाद चाहे आप इन्हें रिटायर करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पहले कोशिश करें कि छेड़े ना। चाहे फैंस कुछ भी कहे, कोई कुछ बोले, लेकिन प्लीज थोड़ा बिलीव रखिए, रिजल्ट निकलेगा, जरूर आएगा। बहुत सुनाई दे रहा है कहीं ना कहीं वो ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, इसमें मैं चाहूंगा कि कोच और कप्तान ना बहे। अविनाश बहुत अच्छे बॉलर हैं, डेथ ओवर के थोड़ा स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं। उम्मीद है थोड़ा जैसे ही वक्त मैच मिलेगा ये अच्छा करेंगे। बस करण और सोमपाल जैसे कि थोड़ा बहुत साथ दे रहे हैं इन मैचों से, हमें दिख रहा है, वैसे ही अगर थोड़ा प्रोवाइड कराते रहे तो बाकी बॉलर्स भी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर एंड प्रतीश जीसी के स्पेल के बारे में आपका क्या ख्याल है? किस तरह की बॉलिंग उनकी रही है? उन्होंने विकेट कीपर ऊपर लिया हुआ था, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ विकेट कीपर ऊपर लेने से ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी लाइन भी कहीं ना कहीं बेटर होनी चाहिए, वरना आप एक्स्ट्रास की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, स्टंप लाइन पर उन्होंने बॉल रखी, गुड और शॉर्ट लेंथ के बीच में सबसे ज्यादा जो उसका इस्तेमाल किया है, यूज किया है उस लाइन का, उन्होंने ही किया है। प्रतीश ने बहुत एक्सीलेंट वर्क किया है आज, कहना होगा कि स्टंप लाइन पे बॉडी के क्लोज और गुड और शॉर्ट लेंथ के बिल्कुल रडार पे थे, वो वहां से हिले ही नहीं वो अमूमन अगर हम देखें। और एक्सीलेंट वर्क रहा है, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट उन्हें साथ ले रही है, मैचेस में खिला रही है, और आज हमने उनका एक एग्जांपल छोटा सा देखा भी। बस कितना ज्यादा वो अपने आप को इस फ्लो में रख पाते हैं। आप मार खाइए, 4 ओवर में 50 रन दे दीजिए, लेकिन अगर आपकी लाइन लेंथ और इस शॉर्ट और गुड लेंथ के बीच रहती है, कोई आप अच्छा करते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप ज्यादा डरने की या ज्यादा प्रेशर में आने की। अच्छी बॉल पर अगर आप चौका छक्का खा रहे हैं तो कप्तान भी खुश होंगे और कोच भी, बिल्कुल, क्योंकि आज की अच्छी लाइन और लेग थी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कहीं ना कहीं बॉलिंग का हाल रहा, जो कि प्रतीश जीसी का जो स्पेल रहा वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहा है, और आप कह सकते हैं कि वो एक गेम चेंजिंग अगर हम स्पेल कहेंगे आज के में, तो वो रहा है। बहुत ज्यादा पार्टनरशिप हो रही थी वहां स्कॉट एडवर्ड और मैक्स रॉड के बीच में। बिल्कुल सही। उन्होंने वहां पर उन दोनों को फ्रस्ट्रेट भी किया, आपने देखे होंगे वो शॉट्स से निकाल पा रहे थे, फ्रस्ट्रेट भी किया, और उसके साथ साथ क्या नाम है, विकेट्स भी निकाले, दोनों विकेट्स भी निकाले। तो डेफिनेटली प्रतीश जीसी का जो स्पेल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और गेम चेंजिंग मोमेंट अगर कोई भी रहा है
आज के गेम में, तो वो रहा है जो उन्होंने स्पेल में अपने 2 विकेट निकाले, स्कॉट एडवर्ड्स और मैक्स आउट के। और विकेट कीपर ऊपर लेने का आइडिया जिनका भी रहा हो, अगर प्रतीश ने मांगा होगा तो डेफिनेटली काबिल तारीफ आइडिया था, या फिर कप्तान का रहा होगा तो भी जबरदस्त हो रहा है। यहाँ पर रोहित की तारीफ हमें करनी पड़ेगी, या आसिफ ने कहा होगा तो भी उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। जिनका भी वो आइडिया था वो डिजर्व करते हैं उस तारीफ के काबिल। चलिए अब बात करते हैं चेज की। चेज यहाँ पर शुरू हुआ है, कृष्ण राशि वापस से आए, लेकिन आज दोनों ही कहीं ना कहीं बैक टू बैक लगातार पवेलियन यहाँ पर चले गए। उसके बाद रोहित और गुलशन ने काम बहुत ही आसान कर दिया, बहुत ही, और आसान जरूर किया, लेकिन यहाँ पर फिर से हमें वो इनिंग देखने को मिली है जो कल कुशल मल्ला और आरिफ शेख के बीच में हमें इनिंग देखने को मिली थी। बिल्कुल, और काफी वक्त लिया दोनों ने, लगभग 10 से ऊपर ओवर लिए 17-80 रन मारने के लिए। जरूर बहुत अच्छा है। आप छोटा छोटा स्कोर था, इतना बड़ा स्कोर नहीं था, तो थोड़ा रुक कर, थोड़ा ठहर कर, बाउंड्री को देख कर खेले तो बेहतर है। लेकिन उसके बाद हमने देखा जब टीम ने पहुंचा दिया, अच्छे वहां पर पहुंच गए, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा लाइटली हो गए और अपना जो विकेट है वो आपने दिया। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी, जिम्मेदारी थी, ये निभा कर गए हैं। बस यही है कि इससे सीखते कितना है, क्योंकि गलतियां हमें बहुत होती हुई दिखती हैं एक अच्छे इंपॉर्टेंट मैचेस में। लेकिन फिर भी चलिए, आपने आज डे में बहुत अच्छा किया। यही काम अगर आप कोशिश करते हुए भी नजर आएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। डेली क्रिकेट ये नहीं कह रहा आप हर मैच में चलिए, हर मैच में स्कोर करिए, कभी नहीं कहते हम, लेकिन आउट होने के तरीके, बस ये तरीके जिस तरीके से आउट होने के होते हैं, उससे लगता है कि आप हर बॉल स्टेडियम के बाहर भेजना चाहते हैं, चाहे ओडीआई हो चाहे T20। बिल्कुल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो लर्निंग है वो 50 ओवर क्रिकेट में आए तो ज्यादा बेहतर है। T20 क्रिकेट में अगर आप हिटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आपका डे रहा है, फिर बल्ले पे चढ़ गई तो 2-3 सिक्सेस आराम से है, और आपने 18 रन भी कंट्रीब्यूट किया तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं टीम के लिए। लेकिन 50 ओवर क्रिकेट में इस तरीके के शॉट्स लेना, गलतियां करना, उसमें ज्यादा सीखने की जरूरत है इन कंपेरेटिव T20 क्रिकेट में। और जहां पर आज के डे पे कहीं ना कहीं दोनों ने गेम को शुरुआत में जब आए थे गुलशन और रोहित, तो उन्होंने बहुत ही आराम से पार्टनरशिप आगे बढ़ाया, ज्यादा हिटिंग वो नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब बॉल अच्छे से बल्ले पे आने लगी, समझ आने लगा, फिर उन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट किया जो काफी बेहतर यहाँ पर आया। उसके बाद थोड़ा बहुत ही काम था जो दीपेंद्र और कुशल मल्ला ने यहाँ पर कंप्लीट करते हुए नजर आए। एंड बॉलिंग की यहाँ बात करें, हमने शुरू में भी कहा कि विविन किंगमा ने बेहतरीन स्पेल आज अपना रखा है। यहाँ पर उन्होंने मेरे ख्याल से 3 विकेट आज निकाले हैं, और उनका फर्स्ट स्पेल भी कमाल का रहा था। पूरे इस टूर में ही उनका फर्स्ट स्पेल काफी शानदार रहा है। मैं अगर ओडीआई को भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर लूं, उसके अलावा बाकी बॉलर्स को क्या लगा आपको? लाइन से भटक गए जरूर, और कोशिश में, रेस में भी नजर नहीं आए बाकी बॉलर्स। बिल्कुल सही कहा आपने, और आप बहुत अच्छी तरीके से खेल पा रहे थे। अगर हम देखें नेपाल के बैट्समैन बहुत अच्छी तरह खेल रहे थे, अच्छा तरीका था खेलने का भी, कोई परेशानी हुई नहीं, कोई ऐसी बॉल या इससे कोई तकलीफ नहीं हुई किसी बॉलर के लाइन से, या कुछ बेहतर करने की कोशिश यहाँ हुई नहीं, बॉलर कर नहीं पाए। लेकिन विवेन किंगमा ने एक अच्छा ट्राई जरूर किया अपनी बॉलिंग से, इंप्रेसिव रहे हैं वो इस दौरे में। कुछ स्पेल्स हमने देखे उनके, चाहे ओडीआई हो, T20 में भी अब वो आ गए हैं, कुछ स्पेल्स हमें अच्छे नजर आए हैं। आज भी उन्होंने काफी अच्छा वर्क जरूर किया है। उम्मीद करेंगे कि ये शायद हमें T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी नजर आए, और आने वाले वक्त में, आने कल या जो मैच होने वाले हैं इसमें भी अच्छा करें। अच्छी लेंथ, अच्छी लाइन पर बॉल रखी है, खुद की कैपेबिलिटी से इन्हें विकेट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यही एक इंप्रेसिव परफॉर्मर रहे नीदरलैंड्स के लिए आज अगर हम बात करें बॉलिंग यूनिट से, बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस से भी, बैटिंग से भी कुछ खासा परफॉर्मेंस आज देखने को मिला नहीं है। तो ये है, तो डेली क्रिकेट के हिसाब से कहीं ना कहीं एनालिसिस को कंप्लीट करने के बाद एक चीज निकल कर आई है कि प्रतीश जीसी का स्पेल सबसे बड़ा डिफरेंस था आज नीदरलैंड्स और उसके बीच में। ये राउंड अप पूरा हम यहाँ पर सर्कल बार बार करेंगे कि उनका जो स्पेल रहा है 4 ओवर का, जहां पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना कंट्रोल रखा, लाइन बेहतरीन रखी, जैसे आपने बताया कि बहुत टाइट रखा, बॉडी के इतने क्लोज रखा कि स्कॉट और मैक्स जो है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगे थे। सिंगल्स नहीं निकल रहे हैं, शॉट्स नहीं आ रहे, और उस चक्कर में उन्होंने अपने स्टंप्स छोड़कर जब उन्होंने अटैक करने का सोचा, और लाइन इतनी सटीक थी कि उन्होंने मिस आप करते तो बोल्ड होते, और वही हुआ। एंड कह सकते हैं कि गेम चेंजिंग स्पेल था, और वही सबसे बड़ा मोमेंट था, उनका स्पेल ही इस गेम में नेपाल जो जीता। जरूर, और बहुत तारीफ करनी होगी कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मौके मिल रहे हैं उनको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं वो। इन्हीं मौकों से आप टीम में बने भी रहेंगे, और टीम मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट आप पर कोच और कप्तान भरोसा दिखा रहे हैं, आप ऐसे ही करके पे करेंगे, ना कि चिकनी चुकड़ी बातें कर कर। आप परफॉर्मेंस कर कर, आप क्रिकेटर हैं तो आपको परफॉर्मेंस कर कर ही ये साबित करना होगा कि मेरे कोच, मेरे कप्तान जो है उन पर भरोसा रख रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस कर रहा हूं। बिल्कुल, और जैसे कि यहाँ ने कहा है, वो हमें डेलीगेट की यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अविनाश बोहरा के साथ बिल्कुल भी यहाँ पर छेड़खानी ना की जाए, उन्हें लगातार टीम में आप बनाए रखें, क्योंकि वो बेहतरीन बॉलर हैं। कि आप सोचिए वो खेलते ही कितना है, जरूर कितने लंबे लंबे वक्त तक वो बाहर ही रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मैचेस मिलेंगे, वो रिदम में अपने आएंगे, तो डेफिनेटली उनकी जो लीथल यॉर्कर्स होती हैं वो बहुत काम आएंगी डेथ ओवर्स में। अभी काफी लंबा वक्त है, उन्हें लगातार स्क्वाड में बनाए रखें और गेम्स में भी लेते रहे, कितने भी एक्सपेंसिव साबित हो। जैसे कि आपने कहा, बाहरी नॉइस को ज्यादा ना सुनकर कोच और कैप्टन
पे उनके साथ लगातार बने रहें, ये जरूर चाहेंगे। और एंड इस एनालिसिस को कंप्लीट एक चीज के बिना तो नहीं किया जा सकता, वो है कुशल मुरतल की फील्डिंग। हाँ, अरे नहीं, उसको तो हमें एक्सीलेंट तारीफ करनी पड़ेगी। जरूर। नेपाल के कुछ प्लेयर्स की फील्डिंग हम कभी कभी देखते हैं बहुत आउटस्टैंडिंग रहती है, बिल्कुल। लेकिन कुछ कुछ टाइम पर काफी लेजी और स्लॉपी फील्डिंग हो जाती है, लेकिन ये एग्जांपल सेट करने वाली फील्डिंग होती है। इसी से ही प्लेयर्स को अपना देखना चाहिए कि यार यंग है, फुर्तीले हैं, हम ऐसे नहीं हो सकते ढीले ढाले स्लॉपी फील्डिंग करते हुए 22 23 24 साल की उम्र में। लेकिन ऐसा काम नहीं चलता, आप फिटनेस रखेंगे और फील्डिंग तो खैर बहुत जरूरी है क्रिकेट में। और जो आज कुशल मुरतल ने किया है वो तो हम देख तो चुके हैं कई बार, लेकिन आज फिर देखा, फिर से चेहरे पर स्माइल और वाओ। बिल्कुल। चलिए फिलहाल इस एनालिसिस में इतना। हाँ, एक चीज और है, अविनाश बरो को अपनी फील्डिंग थोड़ी सी बेहतर करनी जरूर पड़ेगी। बॉलिंग की तो बात हम आपको डिफेंड जरूर कर रहे हैं और आप है भी अच्छे, फील्डिंग पे थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत जरूर है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। और नीदरलैंड्स नो डाउट कि डेफिनेटली एक दमदार वापसी वो भी कर सकता है, बेहतरीन टीम है और उम्मीद करेंगे कि कल वो धमाकेदार वापसी करे। लेकिन जो भी होगा, कल जो भी टीम जीतेगी, कौन फाइनल में होगा कौन नहीं, कहीं ना कहीं क्लियर पता चल जाएगा। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बने रहिए डेल के चैनल के साथ, कई सारे नए अपडेट्स आए हैं स्टेट से रिलेटेड, कम्युनिटी टैब में जाकर जरूर चेक करें।